हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेनरिक इलेक्टिव का कल्चर एंड एवरीडे लाइफ इन इंडिया। आज हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स भी मिलने वाले हैं आपको, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 जो है कल्चर एंड एवरीडे लाइफ है। यूनिट सेकंड में सस्टेनेंस एंड बियॉन्ड, चाय, कॉफी एंड पान। थर्ड यूनिट आपका है रिलीजन एवरीडे, जिसमें एट थ्रेशोल्ड, श्राइन एंड ऑनलाइन, ये चीजें हैं। फोर्थ यूनिट है द एवरीडे ग्लोबल इन जी लोकल, मेट्रो, मॉल एंड पिलग्रिमेज ऑनलाइन। तो ये 4 यूनिट्स हैं और काफी एक्सटेंसिव यूनिट्स है, मतलब बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। तो एक वीडियो में ही चारों यूनिट कवर करना पॉसिबल नहीं है और आप भी बोर हो जाओगे देख करके। इसलिए मैं इसको 4 वीडियोस में डिवाइड करता हूँ। हर एक यूनिट के लिए अलग वीडियो होगी और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 कल्चर एंड एवरीडे लाइफ सिर्फ इसको देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सेमेस्टर 1 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप सेमेस्टर किसी और सेमेस्टर में भी हो और अगर सेम सिलेबस है तो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो विदाउट एनी हैजल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने और आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, पहले ही बता देना चाहता हूँ, बिकॉज शॉर्ट में जो है पॉसिबल ही होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ऐसा भी कुछ टफ नहीं है। ये यूनिट जो भी आपको मैंने बताया, चारों यूनिट्स ही मतलब मीडियम है, आप इजीली समझ पाओगे। तो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, नोट्स आप अगर चाहो तो नोट्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके नोट्स को एक्सेस कर लेना, तो आप बेटर होगा। बाकी एक बार आप सुन लोगे तो बेटर आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा ही लाइटली नहीं लूंगा, बट ठीक है, उतना भी डीप में नहीं जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 कल्चर एंड एवरीडे लाइफ। इसमें हम लोग समझेंगे कल्चर जो है कैसे हमारे एवरीडे लाइफ में इंटरलिंक्ड है और क्या उसके सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है। स्पेसिफिकली हमारे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बता रखे हैं, इसके बारे में स्टडी हुई है, उन्होंने क्या बता रखा है और कैसे ये इंटरलिंक्ड है हमारे डेली लाइफ में, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले कल्चर जो है ये लैटिन वर्ड कोले से जो है ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट और ग्रो। समझ गए आप? तो इसके दो डिफिनेशंस हैं यहाँ पे। पहला तो एंथ्रोपोलॉजिकल डिफिनेशन है, जिसमें एडवर्ड बी टेलर जो रिसर्चर है, उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ है कि कल्चर जो है एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारी चीजें आती हैं। अब सारी चीजों में कौन सी चीजें होती हैं? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम और कोई भी कैपेबिलिटी जो कोई ह्यूमन मैन जो है अपने किसी सोसाइटी में रह के जो उस कैपेबिलिटी को एक्वायर करता है, वो भी चीजें आ जाती हैं अलॉन्ग विथ नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, लॉ एंड कस्टम। तो उसको ये बोलते हैं कल्चर। मतलब कल्चर एक बहुत बड़ा सा यू नो कॉम्प्लेक्स सा एक सिस्टम है, जिसके अंदर नॉलेज भी है, बिलीफ भी है, आर्ट, मोरल, लॉ और भी कोई चीज़ है जो अगर आप सीखते हो सोसाइटी में रहकर वो चीज़ें आती हैं, तो इसको बोलते हैं वो कल्चर। दूसरा, इसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कल्चर जो है ये बोलती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, वो इसका मतलब ये होता है कि जो भी शेयर्ड प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, सिंबल्स, नॉर्म्स और आर्टिफैक्ट्स हैं जो किसी सोसाइटी में जीने के लिए, जो एक सोसाइटी में जो आप रहते हो, तो जो ये सारी चीज़ें जो ना शेयर्ड प्रैक्टिसेस हो गई, वैल्यूज हो गई, सिंबल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें मिल करके एक कल्चर बन जाती है, तो उसको ये लोग बोलते हैं कल्चर। तो ये तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था और ऊपर जो मैंने समझाया वो एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन था। ये 2 चीज़ें थी। इसको आप ईज़िली समझ गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है डायमेंशंस ऑफ कल्चर। कल्चर के 2 डायमेंशन होते हैं। पहला एक होता है मटेरियल कल्चर, मतलब कि जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, जो कि सोसाइटी ने क्रिएट करा है, उसको बोलते हैं मटेरियल कल्चर। एग्जाम्पल टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, क्लथिंग हो गया, बिल्डिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब सारे मटेरियल कल्चर है। अब जैसे कि जो कुतुब मीनार बनवाया था जिसने, या फिर ताजमहल बनवाया था, वो किसी इंसान ने ही तो बनवाया था। तो वो क्या होगा, बट वो हमारे कल्चर का पार्ट है कि नहीं? क्योंकि वो बहुत पुरानी है और उस टाइम से वो अभी तक है, एग्जिस्ट कर रही है। किसी चीज़ की मेमोरी में बनवाया था, किसी चीज़ पर्सपेक्टिव से बनवाया था। बट लेकिन वो मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। तो इसी तरह से कोई भी टूल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, क्लॉथिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो आप बनाते हो ना, एज़ ए मैन आप बना रहे हो, मतलब एज़ ए ह्यूमन आप बना रहे हो इसे, वो आपका कल्चर हो जाता है, मटेरियल कल्चर हो जाता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कुल मिलाकर के मटेरियल कल्चर हो जाते हैं। और नॉन मटेरियल कल्चर कौन से होते हैं? जो एब्स्ट्रैक्ट क्रिएशंस होते हैं, जैसे कि बिहेवियर, इन्फ्लुएंस हो रहा हो आपका, तो वो कौन सी चीजें हो गई? लैंग्वेज हो गई, बिलीफ्स हो गई, वैल्यूज हो गई, नॉर्म्स हो गई, कस्टम्स हो गई,
ये सब सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आप क्या बिलीफ्स आपके हैं, आप किस वैल्यूज़ को फ़ॉलो अप कर रहे हो, क्या नॉर्म्स आपके हैं, क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है कि आप एक कैसे इंसान हो और आपका आइडेंटिटी क्रिएट कर रही होती है। तो ये नॉन मटेरियल कल्चर हो गया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे लाइफ। मतलब एवरीडे लाइफ क्या होता है? मतलब डेली का जो जीवन आप जी रहे हो, डेली लाइफ जो आपकी है, वही हो गया एवरीडे लाइफ। आप इसको डिफिनेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। मतलब कि जो डेली रूटीन में आपके हैं, जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, जो आपकी आदतें हैं, हैबिट्स हैं बेसिकली, जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल, डेली बेसिस पे ये सब सारी चीज़ें जो कर रहे हो, उसी को आप एवरीडे लाइफ बोलते हो, ठीक है? तो इसको करने का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका यही सिग्निफिकेंस है कि जो भी चीज़ें आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, वो कल्चर का एक तरह से एप्लीकेशन है। तो जो आपके कल्चर में, जो ट्रेडिशंस में है, उसी को तो आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हो। पर्टिकुलर आप खाना खा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक टाइम टेबल चीज़ें हैं या फिर जो भी चीज़ें एक थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रही होती है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप खाना नहीं खाते हो, आप खाना खाते हो ना, रात में खाते हो, दिन में 2 टाइम तो मिनिमम खाते होगे। आप कोई डेली मंदिर जा रहा होता है, कोई पूजा कर रहा होता है डेली, किसी के कुछ अलग बिलीफ्स होते हैं। मतलब कुछ भी जो है डेली लाइफ में आपके डेली बेसिस पे जो चीज़ें चल रही हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो कल्चर का ही एप्लीकेशन हो रहा है। कल्चर के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को ही आप फॉलो कर रहे हो। तो यही सिग्निफिकेंस है आपका, ठीक है? नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग कल्चर इन एवरीडे लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पे कल्चर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की बात की जा रही है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है एज ए सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो। तो अगर आप उसका सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको मालूम चलेगा कि ये है क्या, एवरीडे लाइफ में जो भी छोटे या बड़े लेवल पे चीज़ें जो हो रही होती हैं, उसके पैटर्न्स को आप समझ पाओगे इंडिविजुअल्स के एक्शंस की बेसिस पे। दूसरा है कैसे डेली प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसको करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है कल्चर। जो चीज़ें आप कर रहे हो डेली बेसिस पे उसके करने से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है और धीरे-धीरे कल्चर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। अगर आप देखो तो पहले के टाइम पे बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, नहीं होता था। केक कटता था, नहीं कटता था। मेबी बर्थडे सेलिब्रेशन होता रहा होगा, बिल्कुल होता रहा होगा, बट बर्थडे पे केक तो नहीं कटता था। बहुत पहले की बात की जाए तो बिल्कुल। बट अब के टाइम पे नॉर्मली सबका आप देख रहे होते हो कि मैक्सिमम लोग बर्थडे पे केक तो काट ही रहे होते हैं बिल्कुल भी। तो सेलिब्रेशन जो था वो कल्चर का पार्ट था कि चीज़ें सेलिब्रेट करनी है, कुछ भी अच्छा हो तो सेलिब्रेट करना चाहिए, वो पहले से कल्चर का पार्ट था। बट वो ट्रांसफ़ॉर्म हो गया केक कटिंग में क्योंकि ज़माने के साथ चीज़ें बदल रही होती हैं। तो कल्चर भी धीरे-धीरे बदल रहा होता है, ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा होता है लाइफ़ के साथ-साथ, ठीक है? अब आजकल के टाइम पे मोबाइल हो गया है, नेसेसरी टूल हो गया है। तो ये एक मटेरियल कल्चर हो गया, समझ रहे हो आप? आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे और इन्फॉर्मेशन लेते थे, टेलीविज़न देख रहे होते थे। उससे पहले के ज़माने में क्या चीज़ हो रही होती थी, उसको छोड़ भी दो। बट रिसेंट की बात करो तो अगर आप बचपन में देखो तो आपने टेलीविज़न देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स देखे होंगे। बट अब के टाइम पे आप न्यूज़पेपर छोड़ के मोबाइल पे न्यूज़ देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? कल्चर ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही हो रहा है, हाँ। आप चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो, आप न्यूज़ तो आप भी आज भी देख रहे हो। ना चाहते हुए भी देख रहे हो आप बिकॉज़ सोशल मीडिया पे सब लोग हैं आजकल और वो सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो न्यूज़ का ही प्लेटफ़ॉर्म हो गया है बेसिकली। चीज़ें आप शेयर करते हो और चीज़ें आप कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो। तो पहले उसका फ़ॉर्म अलग था, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, लोगों से बात करना, इवेंट अटेंड करना, इसके फ़ॉर्म में था। आजकल वो ऑनलाइन फ़ॉर्म में हो चुका है। तो कल्चर जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है, चीज़ें नई रूप ले रही हैं। तो ये समझ गया आप, कल्चर रिप्रोडक्शन समझ गए होंगे एंड चेंज। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फ़ॉर्मेशन। आप हर एक दिन के इंटरैक्शन से आप अपने आप को एक आइडेंटिटी भी बनाते हो, अपने आप की एक आइडेंटिटी आपकी बनती है। जो आप चीज़ें फ़ॉलो कर रहे होते हो ना, उससे आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं आप, जो भी डेली स्लैंग्स यूज़ कर रहे होते हैं आप, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके कल्चर को, ठीक है? जो फूड हैबिट्स आपकी हैं, जो डाइटरी प्रेफ़रेंसेस हैं आपकी, चॉइसेस हैं, वो आपके कल्चरल प्रेफ़रेंस से ही आ रही है, वो ऐसे नहीं आ रही है। जो सोशल एटिकेट्स हैं, जैसे कैसे ग्रीट करना है, क्या ड्रेस कोड है, क्या मैनर्स होने चाहिए, ये सब आपकी आइडेंटिटी बनती है कि आप कैसे इंसान हो। इन सब सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके ही तो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। क्योंकि जिस माहौल में आप हो, जो चीज़ें लैंग्वेज बोल रहे हो, जिस
तरीके से आप गवर्न हो रहे हो, जो चीज़ें फॉलो कर रहे हो, वही आपको आपकी आइडेंटिटी बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ कल्चर एज ए सोशियोलॉजिकल फील्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कैसे सोशियोलॉजिकल फील्ड में कल्चर का मतलब ग्रोथ हुआ, इमर्जेंस हुआ। इस एज ए सब्जेक्ट इन सोशियोलॉजी इसको कैसे आगे बढ़ाया गया। सबसे पहली बात तो ये थी कि इसको जो पुराने टाइम पे अर्ली फोकस जो था वो ऐसा नहीं था कि इसको एज ए सब्जेक्ट लाना है। पहले के टाइम पे फैमिली, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, इन तीन चीज़ों पे ही सोशल स्ट्रक्चर्स बने होते थे और स्टडीज होती थी। प्रायोरिटाइज किया जाता था फैमिली, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में ही। कल्चर को नेग्लेक्ट किया जाता था एज ए स्टडी, इसको कोई स्टडी नहीं होती थी इस पे। बट फिर फोकस शिफ्ट हुआ, धीरे धीरे कल्चर के बारे में भी स्टडी होनी स्टार्ट हो गई और एज सोशियोलॉजी के टर्म में इसको इम्फेसिस मिलने लगा, इसकी भी इम्पोर्टेंस होने लग गई और इस तरह से कल्चर का इमर्जेंस हुआ सोशियोलॉजिकल फील्ड में। अब कुछ बातें देखते हैं जिससे कि समझ में आएगी हमें कि कल्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ सोशियोलॉजी में, ठीक है? पहला तो रूट है, कुछ-कुछ रिसर्चर थे जिन्होंने रिसर्च करी कुछ-कुछ, जैसे कि इमली डर्केन। इन्होंने स्टडी किया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड सोशल फैक्ट्स। मैक्स वेबर ने एनालाइज किया कि कैसे अ, जो प्रोटेस्टेंट है उसके अंदर एथिक्स रहा है, जो कैपिटलिज्म जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आज के टाइम पे भी कैपिटलिज्म पीक पे है। तो इन्होंने एनालाइज किया, इसको पढ़ा, समझा, स्टडी किया इसके बारे में, ठीक है? कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स, जो उस टाइम पे डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म फोकसेस ऑन सिंबल्स, कैसे सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्शन जो है उसके बारे में समझा गया। सोशल इंटरेक्शन का मतलब समझना, कल्चरल स्टडीज, ये सब सारी चीजें हुई और एज ए इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो किया गया इसके बारे में समझने के लिए। और इसी दौरान इन सब चीजों को होते होते ये जो है कल्चर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ऐसे सोशियोलॉजी में। अब डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ रिसर्चर थे, उन्होंने क्या क्या रिसर्च करी, क्या क्या स्टेटमेंट पास किया, उसको आप एक बार देख लेना। यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है। सॉरी। पहला है इमली डर्कहेम। इन्होंने ये बताया ना कि कल्चर एक ऐसा ग्लू है जो कि सोसाइटी में एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज को आपको जोड़ करके रखता है। और बिल्कुल सही बात है, कोई भी सोसाइटी जो है आप देख सकते हो वो सोसाइटी नहीं रहेगी अगर वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो ना करे। और ये कल्चर और ट्रेडिशन ही है जो सोसाइटी को भी बांध करके रखता है, क्योंकि आप जो फेस्टिवल्स मना रहे हो वो आपके कल्चर में ही तो है। तो उसके लिए आप बहुत सारे लोग, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने जॉब, अपने वर्क, अपने एजुकेशन, सब चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं, कहीं पे अपने घर से दूर जाते हैं। बट उनकी घर का जो कल्चर है, जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो उनका कल्चर है, वो उन्हें जोड़ करके रखता है, तभी वो फेस्टिवल्स में अपने वापस घर पे आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। वो कल्चर ही है जो उन्हें जुड़े हुए है, तभी वो वापस आ रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में जुड़ाव, यूनिटी होती है, टुगेदरनेस होता है, एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इन्होंने ये जो इमली डर्कहेम, इन्होंने ये चीज़ें बताई थी और बिल्कुल सही बात बताई थी इन्होंने। नेक्स्ट आगे देखते हैं मैक्स वेबर ने क्या बोला था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्होंने बताया था कि कैसे आप एम्फसाइज़ करते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं और इन चीज़ों को समझने के बाद सोशल एक्शन जो है वो पढ़ करके इन्होंने समझाया था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इन्होंने रिसर्च करा था, ठीक है? कार्ल मैक्स ने क्या टिप्पणी दी थी वो आप देख सकते हो। कि फॉर्ड गिल्ड्स ने भी क्या बताया था कि कल्चर एज अ वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस है स्पन बाय ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस ने बनाए हैं, कैसे ये जाल बनाए हैं सिग्निफिकेंस के, जिस पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तो इन लोगों ने कुछ कुछ बातें बोली थी, उनको आप देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है? तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला सिंबॉलिक जो है उसके बारे में समझेंगे हम, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इसको फाउंड किया था जॉर्ज एच मीड एंड हार्बर्ट मेल्वर ने। ये नेम्स और आपको ध्यान रखने हैं और इनका मेन फोकस था कि कैसे जो लोग हैं ना वो सब्जेक्टिव मीनिंग्स निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट और बिहेवियर। ये लोग अपना खुद की मीनिंग समझते हैं, समझ रहे हो ना? इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्टिव मीनिंग्स दैट पीपल इम्पोज ऑन ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड बिहेवियर्स। क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे लोग अपने
मनगढ़ंत या फिर अपने मन की मीनिंग्स निकाल लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवेंट या बिहेवियर पे। जैसे कि मैं किसी के बारे में क्या सोच रहा हूँ या फिर कोई इवेंट हो रहा है, उसमें मेरी क्या राय है, वो मेरी अपनी मनगढ़ंत राय है। ज़रूरी नहीं कि वो राय अच्छी हो, बुरी हो, वो मेरी अपनी सब्जेक्टिव चॉइस है, अपनी सब्जेक्टिव मीनिंग है, जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ किसी इवेंट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी बिहेवियर के लिए। तो इस वाले टर्म पे इन्होंने रिसर्च करा और फोकस करा, जिसमें की कॉन्सेप्ट ये आता है कि सिम्बॉल्स और मीनिंग मेकिंग। सिम्बॉल्स क्या होते हैं? मतलब ऑब्जेक्ट्स या फिर एक्शंस दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप सिंबल के तौर पे समझते हो और उससे आप मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे होते हो। समझ में आया? तो पहले सिंबल हो गया जो कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई एक्शन होता है, जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और दूसरा उसको देख करके आप अपना मीनिंग बनाते हो, अपना मीनिंग बना रहे होते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट कल्चरल सिम्बॉल्स इन डेली इंटरेक्शन, और एग्जाम्पल में समझ रहे हो जैसे कि वेडिंग रिंग्स हो गया, ये क्या कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है कमिटमेंट को। तो रिंग जो है, वेडिंग रिंग, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है और ये जो सिंबलाइज कर रहा है कमिटमेंट और मैरिज विथ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चरल मीनिंग्स, जो कि आप समझ रहे हो। तो नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया ना, इजी है सिंबॉलिक वाला। नेक्स्ट है फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी में ये एल्फ्रेड शुच एंड पीटर बर्गर ने इस फेनोमेनोलॉजी टर्म को फाइंड आउट किया, इसके बारे में समझा और पढ़ा, और इन्होंने ये एग्जामिन किया कि जो कॉन्शियसनेस एज ए एक्सपीरियंस होता है, वो फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव से कैसे लोग देखते हैं। समझ रहे हो? इट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस एज एक्सपीरियंस फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। की कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? लाइफ वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ एवरीडे टेकन फॉर ग्रांटेड एक्सपीरियंसेस, एंड इसका इंटर सब्जेक्टिविटी, मतलब शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल्स, मतलब कि मैं जो मीनिंग इंटरप्रेट कर रहा हूँ, सामने वाले भी वही इंटरप्रेट कर रहे हैं। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल्स, मतलब आपसी सहमति वाली बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज इसमें दिखाई जाती है। एप्लीकेशन के तौर पे देख सकते हो कि हाउ इंडिविजुअल्स परसीव एंड कंस्ट्रक्ट रियलिटी इन डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, रूटीन एक्टिविटीज। भाई इसमें तो शेम ही होता है ना, आप कुछ भी काम कर रहे हो जिसमें, जैसे कि कम्यूटिंग टू वर्क सीन एज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ विदाउट क्वेश्चनिंग अंडरलाइंग सोसाइटल कंस्ट्रक्ट्स। तो ये डेली है, इसमें आप आर्गुमेंट नहीं करते हो। आप जॉब पे जा रहे हो, तो सब लोग जॉब पे जा रहे हैं भाई, इसमें किसी की मतभेद नहीं है कि क्यों जा रहे हो जॉब पे। जॉब पे जाना गलत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया, मतलब शेयर अंडरस्टैंडिंग एंड अमंग इंडिविजुअल्स, मतलब आपसी सहमति किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो इसको होगा फेनोमेनोलॉजी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटल आइडेंटिटी बिहेवियर। इसका कहानी समझते हैं। कल्चर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल्स टू कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटीज। कल्चर आपको रिसोर्स देता है जिसके थ्रू आप अपने आइडेंटिटी क्रिएट करते हो। जैसे कि आपका अपना कोई लैंग्वेज है जिसमें आप बात करते हो, आपके अपने ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं, और इन सब चीज़ों को मिला करके तो आपकी आइडेंटिटी बनती है। आज मैं जो भी हूँ, मेरी जो सेल्फ है, जो मेरी आइडेंटिटी है, वो किस वजह से है? क्योंकि मेरे पास एक लैंग्वेज है जो मुझे मिला, जन्म से मिला भाई। जहाँ मैं पला-बड़ा, जहाँ मेरे ट्रेडिशंस जो मैंने फ़ॉलो करे, जिन चीज़ों को मैंने अपनाया, तो ये सब सारी चीज़ें मिल गई के तो ही आज मैं कंप्लीट हूँ, ठीक है? तो आइडेंटिटी क्रिएट करने में कल्चर का मेन रोल होता है। बिहेवियरल नॉर्म्स क्या होता है? कल्चर एक्सपेक्टेशंस डिक्टेट एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। आप जिस भी कल्चर में हो, उसके हिसाब से आपके अलग नॉर्म्स, वैल्यूज़ हो सकते हैं, और बिहेवियर्स भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी। सोशल रोल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई मल्टीपल रोल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल डिफिनेशंस, एग्जांपल पेरेंट, एम्प्लॉय, सिटीजंस, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को आप कम्यूट कर सकते हो, बिकॉज़ एज़ ए पेरेंट आप एक पेरेंट भी हो सकते हो, आप एम्प्लॉय भी हो, आप एक सिटीजन भी हो। तो हर एक रोल में आपकी अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एज़ ए पेरेंट आपकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, एज़ एन एम्प्लॉयी आपकी कुछ अलग जॉब टास्क है, आपकी कुछ अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं, और एज़ ए सिटीज़न भी आपके कुछ अपने नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, या फिर अपनी एक ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आप निभाते हो, ठीक है? नेक्स्ट है कल्चर इन एक्शन, मतलब प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। प्रैक्टिस क्या होता है? रिकरेंट एक्टिविटीज इनग्रेड इन डेली रूटीन, मतलब वो एक्टिविटीज जो आप डेली कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं प्रैक्टिसेस। जैसे कि कोई डेली मेडिटेट कर रहा है, मे बी, तो वो उसकी प्रैक्टिस में है, उसकी प्रैक्टिसेस हैं। रिचुअल्स क्या होती हैं?
सेरेमोनियल एक्ट्स विद सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पूजा करने की कोई विधि होती है, तो उसको रिचुअल बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलर कुछ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होता है और कुछ एक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखा जाए तो मील टाइम्स, स्पेसिफिक फूड ईटन एट सर्टेन टाइम्स रिफ्लेक्टिंग द कल्चर अराउंड, जैसे कि मुझे दिन में ही खाना है चावल, या फिर मुझे रात को दही नहीं खाना है, नक्तम दधि न भूजित, आपने सबने संस्कृत में पढ़ा होगा 9-10 में, नक्तम दधि न भूजित मतलब रात को दही नहीं खाना चाहिए, आइडियली ये कहा गया है। तो ये एक तरह से कल्चरल नॉर्म्स है, मील टाइमिंग्स में मुझे सुबह नाश्ता करना चाहिए, दिन में खाना, फिर रात में खाना, ऐसे टाइमिंग हो गई। तो ये तो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ये आप समझ रहे हो कि प्रैक्टिस में जो डेली चीजें करनी है आपको, वो आपका प्रैक्टिस हो गया। और जो चीज किसी भी सेलिब्रेशन ओकेजन पे होता है वो रिचुअल होता है, जैसे पूजा पाठ करना है, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस आने वाला है, वो सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें कुछ करोगे आप, तो वो रिचुअल हो गया, स्पेसिफिक किसी इवेंट पे करना होता है, उसके कुछ अलग कल्चरल वैल्यूज होते हैं। नेक्स्ट है पिक्यूलियरिटीज ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब इंडियन कल्चर की क्या विशेषताएं हैं उसको समझते हैं हम लोग। इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, एनिशियंट सिविलाइजेशंस की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की सबसे अर्लीस्ट अर्बन कल्चर में आती है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट, बर्थ प्लेस ऑफ मेजर रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सारे चीजें भारत में ही जन्मी है। हिंदुइज्म भारत में ही जन्मा है, बुद्धिज्म भारत में ही जन्मा है, जैनिज्म और सिखिज्म ये भी भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये है इंडियन कल्चर की विशेषताएं, ये सब सारी विशेषताएं ही हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो और क्या क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। वैदिक टेक्स्ट एंड उपनिषद एज फाउंडेशनल फिलोसफिकल वर्क्स, भारत में ही वैदिक टेक्स्ट और उपनिषद हैं जो कि फाउंडेशन देती हैं आपको, फिलोसफिकल वर्क्स का ज्ञान देती हैं, नॉलेज देती हैं। दूसरा है फॉरेन इन्फ्लुएंस, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड आर्किटेक्चर, भारत में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट मतलब दूसरे कल्चर भी आए हैं यहाँ पे, दूसरे आर्किटेक्ट भी आए हैं यहाँ पे। यूरोपियन कॉलोनिज्म हुआ, ब्रिटिश ने यहाँ पे राज किया और इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे वो एक तरह से स्थापित किया और वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे लाया। तो ये भी विशेषताएं में ही काउंट हो रही है, बिकॉज चीजें यहाँ हुई हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी, तो भारत में 22 भाषाएं हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, हजारों बोलियां बहुत सारी है, हर क्षेत्र की अलग भाषा है, बोली है, ठीक है। इथनिक एंड रीजनल वेरिएशन आप समझ सकते हो, जिसमें अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रीजन में, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही बात कर लो आप, तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है और उसमें भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर एक छोटे कस्बे में जाओगे तो थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको। जैसे कि ईस्ट यूपी में जाओगे तो थोड़ा कहानी अलग है, वेस्ट यूपी में जाओगे अलग है, तो समझ रहे हो। यूपी में 2 चीज़ें हो रही हैं, 3 चीज़ें, 2 चीज़ें 3 चीज़ें तो मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उसमें अलग-अलग, अलग-अलग छोटे-छोटे उसके वेरिएशंस मिल जाते हैं हमें। चाहे वो भाषा में हो या फिर रहन-सहन में हो या फिर कुछ भी, ठीक है? साउथ में देख लो, नॉर्थ में देख लो, ईस्ट वेस्ट जहाँ देखना है देखो, बहुत वेरिएशंस है यहाँ पे, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। अलग-अलग कल्चर है, ट्रेडिशंस है, एक ही चीज़ों के अलग नेम है। राजस्थान में किसी चीज़ को, जैसे कि अभी मुझे एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं आ रहा है, बट जैसे किसी चीज़ को बिहार में कुछ बोलते हैं जैसे, तो उसको राजस्थान में कुछ और बोलते हैं, ठीक है? उसको दिल्ली में कुछ और बोल रहे होते हैं भाई, साउथ में कुछ और बोल रहे होते हैं। एक ही सब्सटेंस है, अलग-अलग नेम्स हैं, अलग-अलग उसके वेरिएशंस हैं। तो भाई यहाँ पे इंडिया में बहुत वेरिएशंस हैं, डाइवर्सिटी बहुत है, बट यूनिटी है, ठीक है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए बिकॉज़ नेशनल आइडेंटिटी है हमारे हैं, हमारे कुछ नेशनल रूल्स हैं, नेशनल चीज़ें हैं, जो हम सबको बाँधे हुए हैं, हम सबको जोड़ के रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग अलग-अलग रीजन से आते हैं, अलग-अलग रिलीजन से आते हैं, बट फिर भी हम लोग भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी, समझ रहे हो आप? और एक शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है, कॉमन वैल्यूज़ हैं, जो हमें जोड़ के रखती हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कुशीन में वास्ट डिफरेंस इन फूड हैबिट्स येट कॉमन एप्रिसिएशन फॉर स्पाइस एंड फ्लेवर्स। नेक्स्ट आ गया है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। तो भारत में देखा जाए तो धर्म, ड्यूटी जो है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे गाइडेंस है, मोरल बिहेवियर के बारे में बताया गया है। कर्म, एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीज़ें हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग नॉन हार्म टू लिविंग बीइंग्स। Atman and Brahman, concept of individual soul and
universal consciousness. एग्जाम्पल योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस एम्ड एट सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन चीज़ों को प्रमोट कर रही होती हैं। इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, अब इंडियन वे ऑफ थिंकिंग जो है इसके बारे में सब ये किस आपके सजेस्टेड रीडिंग्स में दी गई थी, इसलिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में कॉन्टेक्चुअल थिंकिंग होता है। बाहर के लोग कैसे सोचते हैं, कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में सोचते हैं, वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपना होलिस्टिक अप्रोच दिखाते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल, सोसाइटल और मटेरियल चीज़ों को कंबाइन करके और वो अप्रोच देखते हैं कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ्स, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड पाथ्स टू नॉलेज। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में काउंट की जाती है, क्योंकि बात ये किस हिसाब से सोचता है, कॉन्टेक्चुअल थिंकिंग भी करता है, वो होलिस्टिक अप्रोच होती है उसकी, और मल्टीप्लिसिटी भी होती है ट्रुथ्स के। एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जॉइंट फैमिली में आप देखते हो ना कि कैसे फैमिली डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सभी के हित में, सभी की भलाई के लिए ली जाती है, किसी एक के चीज़ों को नहीं देखती हैं कि हाँ भाई सिर्फ उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप जॉइंट फैमिली में देखोगे सब जो भी मेन लीडर होता है वो सबके बारे में अच्छा सोच के कोई डिसीजन ले रहा होता है। तो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो कॉन्टेक्चुअल थिंकिंग, जिसमें आप चीज़ों को समझते हो कि सिचुएशन क्या है। फिर होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हो कि उसका स्पिरिचुअल, सोशल और मटेरियल क्या इंटीग्रेशन है, उसको कैसे हम अप्रोच करें। फिर उसके बाद आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव को भी समझते हो कि अलग-अलग थिंकिंग को भी एक्सेप्ट करते हो आप और तब एक डिसीजन लेते हो। तो ये इंडियन वे ऑफ थिंकिंग हो गया, जॉइंट फैमिली इसका परफेक्ट एग्जांपल है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट है कंपोजिट कल्चर एंड कॉस्मो नेक्स्ट है आपका कंपोजिट कल्चर कॉस्मोपॉलिटिशियन इन इंडिया। तो कंपोजिट कल्चर क्या है, मतलब बहुत सारे अलग-अलग कल्चर को मिक्स करके एक यूनिक इंडियन आइडेंटिटी बना दिया है। इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं बट स्टिल हम लोग क्या है, इंडियन है बट, तो यही है हमारा कंपोजिट कल्चर कि मतलब फ्यूजन है आपका मिक्स्ड अलग-अलग डिफरेंट कल्चर का, बट स्टिल इन इंडियन आइडेंटिटी। हिस्टोरिकल प्रोसेस क्या है? ट्रेड, इन्वेजन्स, माइग्रेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल हाइब्रिडिटी। अब जैसे कि कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई पहले के ज़माने में व्यापार के लिए लोग जाते थे, तो इसके थ्रू कल्चर एक्सचेंज होता था। यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, तो एक-दूसरे का कल्चर एक्सचेंज होता था। कॉस्मोपॉलिटिज्म, ओपन माइंडनेस टुवर्ड्स द डिफरेंट कल्चर एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे जो कॉस्मोपॉलिटिशियनिज्म जो है, इसमें ये होता है कि आप बिल्कुल ओपन माइंडेड हो दूसरों के कल्चर को समझने में, सीखने में और उसको एक्सेप्ट करने में। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस, बैलेंसिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज विथ मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एग्जाम्पल बॉलीवुड फिल्म्स ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग विथ ग्लोबल सिनेमैटिक टेक्निक्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल्ड एनालिसिस ऑन एसेंशियल रीडिंग्स, मतलब अब आपकी जो एसेंशियल रीडिंग्स आपके यूनिट 1 में सिर्फ दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो डेविड्स इंग्लिश का इंट्रोडक्शन इन कल्चर एवरीडे लाइफ का ये रीडिंग है जो आपके सजेस्टेड रीडिंग्स में दिया गया है यूनिट 1 में। तो उसका मेन आर्गुमेंट, उसको आप चाहे तो उसकी अलग बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो पीडीएफ में, नहीं तो यहाँ पे आपको मोटा-मोटा समझना है और इससे आपका काम चल जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेन आर्गुमेंट क्या बोलता है कि कल्चर एज ए यूबिक्यूटस, मतलब कल्चर परमिट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। फिर दूसरा है एवरीडे लाइफ एज अ साइट ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग मंडेन एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द सोसाइटल पैटर्न्स। और तीसरा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब ड्राइंग फ्रॉम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज। ये सब तो मैंने आपको पहले ही समझा ही दिया था, दोबारा से समझ लो कि इस इंट्रोडक्शन इन कल्चर एंड एवरीडे लाइफ जो कि डेविड इंग्लिश का बुक है या फिर आर्टिकल है, उसके मेन मोटे-मोटे यही पॉइंट्स हैं कि कल्चर जो है आपके एवरीडे लाइफ, आम जो डेली ज़िंदगी जी रहे हो ना, डेली लाइफ, उसके हर एस्पेक्ट में कल्चर घुसा हुआ है, उसमें आपको कोई दो राय नहीं है। दूसरा इन्होंने ये समझाया है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, वहाँ से आप पैटर्न समझ सकते हो। अपने रोज की दिनचर्या से आप पैटर्न समझ सकते हो और उसको आप समझ सकते हो कि कल्चर कहाँ उसमें कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्या एप्लीकेशंस आप कर रहे हो कल्चरल की है नहीं, और सोसाइटल पैटर्न को समझ सकते हो। तीसरा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, कल्चर को सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है, एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है और
वो भी फिट बैठ रहा है और कल्चरल स्टडीज़ भी हो रही हैं। तो अब आगे की पॉइंट्स की बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब डेली रूटीन्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं आपके कल्चरल नॉर्म्स को, जैसे कि डेली कब खाना है, कब बैठना है, क्या कर रहे हो, ये वो दिस दैट। नेक्स्ट है एजेंसी एंड स्ट्रक्चर मतलब इंडिविजुअल्स आर बोथ शेप्ड बाय द कल्चरल स्ट्रक्चर्स। मतलब आप जो भी इंडिविजुअल हो, आप अपने कल्चर के और ट्रेडिशंस के पाथ को फॉलो करके हैं, तो आपके अपनी आइडेंटिटी बन रही है और आपको एक शेप दे रही है, वो समझना है यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर मतलब ग्लोबल जो भी फोर्सेस हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमारे कल्चर को, जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कल्चर का, वो है। नेक्स्ट क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस तो कल्चरल कंजप्शन, हाउ कंजप्शन पैटर्न सिग्निफाई कल्चरल एफिलिएशंस। मीडिया इन्फ्लुएंस कैसे शेप कर रही है आपकी कल्चरल एक्सपीरियंसेस को। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया यूजेस मैंने पहले भी समझाया था, कैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप बेसिकली सोशल मीडिया को यूज़ करके आप कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके ऊपर। फैशन ट्रेंड्स की बात करें तो किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, क्या आपके ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है मॉडिफाई हो रही हैं, तो बेसिकली ये एक तरह से आपके कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? अब नेक्स्ट रीडिंग जो है वो है एस राधाकृष्णन की कल्चर ऑफ इंडिया, इसको आपको समझना है, इसका भी मोटा-मोटा पॉइंट समझ लो कि क्या बताया है इन्होंने। तो इन्होंने ये बताया है कि स्पिरिचुअल हेरिटेज मतलब इंडियाज़ कल्चर जो है, वो स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी में काफ़ी ज़्यादा मतलब रूटेड है, जड़्स में इसके बारे में हमारे मालूम चलती है, टेक्स्ट्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, सब सारी चीज़ें हैं। और जो हमारा कल्चर है, वो स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी के बेसिस पे चलता है। टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी मतलब हिस्टोरिकल एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स एंड फिलॉसफी, ये हमारी कल्चर बताती है कि कैसे हमने हमारे अंदर टॉलरेंस है और इंक्लूसिविटी है, मतलब कि इंक्लूसिव है, हम हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। डाइवर्स सोसाइटीज, रिलीजन्स और फिलोसफी को हमारे को मानने की क्षमता है, ये सब चीज़ें हैं। अब है सिंथेसिस ऑफ कल्चर मतलब एबिलिटी टू एब्सॉर्ब एंड इंटीग्रेट वेरियस कल्चर इन्फ्लुएंसेस, हम लोग इजीली अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी कल्चर में। जैसे कि आप देख सकते हो वेस्टर्न कल्चर को कैसे हम लोग इजीली अडेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी बता रहा है कि कैसे हम लोग एक नया कल्चर बना रहे हैं। नेक्स्ट है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्वेस्ट फॉर ट्रुथ मतलब एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन एंड फिलोसफिकल डिबेट्स। हमारा इंडियन कल्चर जो है, यहाँ पे इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं है और फिलोसफिकल चीज़ें भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट है मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, फोकस ऑन राइटनेस एंड ड्यूटी इन पर्सनल कंडक्ट, इजीली ये समझ में आ गया। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मतलब रिच ट्रेडिशन इन आर्ट, इंडियन कल्चर की बात की जाए तो चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, लिटरेचर हो, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा ही रिच चीज़ें मिलेंगी, मतलब बहुत आपके पास हिस्ट्री है, इसको आप देख सकते हो, एक से एक लोग है, एक से एक आर्ट फॉर्म है, एक से एक म्यूजिक है, एक से एक डांस है यहाँ पे, समझ रहे हो? डांस फॉर्म्स हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए तो रिलीजियस फेस्टिवल जैसे कुंभ मेला, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है, समझ रहे हो यहाँ पे? आर्किटेक्चरल मामलों से ताजमहल हो गया, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर का आप एक अच्छा नमूना देख सकते हो यहाँ पे। अब आगे लिस्ट आपका लास्ट है ए.के. रामानुजन का इज़ देयर एनी इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ये वाला आर्टिकल। तो इसको मैंने हालाँकि समझा ही दिया था, फिर भी आप थोड़ा-सा समझ लो कि कैसे इंडियन जो हैं, किसी भी चीज़ को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसको फिट बैठाते हैं, मतलब कहने का मतलब पहले तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे वो कि है क्या, सिचुएशन को समझेंगे। फिर उसके बाद उसका रिलेशन बैठाएँगे कि क्या है, नहीं है। कॉन्टेक्स्ट वर्सेस यूनिवर्सल थिंकिंग, अब 2 चीज़ें आ जाएँगी यहाँ पे। पहला कॉन्ट्रास्ट विथ वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न थॉट ऑफन प्रायोरिटाइज़ द फॉर्मल लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी, जो वेस्टर्न थिंकिंग है, वो फॉर्मल लॉजिक और कंसिस्टेंसी को अपनाती है, जबकि यूनिवर्सल थिंकिंग जो होती है वो एक्सेप्ट करती है आपको ट्रुथ को, कोइंसिडेंस को और कॉन्ट्रडिक्शंस को, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें हैं आप। एक तो होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरी होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सल। आप किसी चीज़ को किसी कॉन्टेक्स्ट में लोगे तो आप अलग इंटरप्रेट करोगे और यूनिवर्सल लोगे तो आप अलग इम्पैक्ट करो। अब जैसे कि झूठ बोलना तो गलत है, बिल्कुल गलत है या नहीं है? तो वेस्टर्न जो थिंकिंग है वो बोलेगी झूठ बोलना गलत है। बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में देखो तो किसी की जान बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो जो कि सही है, मतलब किसी की लाइफ बच रही है, अगर कोई निर्दोष है या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे किसी की झूठ बोल करके आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हो या फिर कोई अच्छा काम कर सकते हो आप, तो वो झूठ तो गलत नहीं हुई ना, फिर तो वो अच्छी चीज़ में आ गई।
तो वो कॉन्टेक्स्ट हुआ ना, इस सिचुएशन में आपने ये किया तो ये सही है। जबकि वेस्टर्न लॉजिक ऐसा बोलती है कि झूठ मतलब गलत है। समझ गए आप इज़िली? नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट्स, कोड स्विचिंग, एबिलिटी टू नेविगेट डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ये बात तो हमने पहले भी समझा दिया कि यहाँ पे जो है एबिलिटी है कि हम लोग दूसरे कल्चरल नॉर्म्स को, इंडियन कल्चर की बात की जा रही है तो इजीली नेविगेट कर जाता है, दूसरे कल्चर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पैरेलल रीजनिंग मतलब थिंकिंग इन एनालॉजीज एंड मेटाफर्स rather than linear logic. Example, proverbs and idioms, use of sayings that convey wisdom contextually. Family decision making, decisions made considering family relations and obligations. ठीक है, एक और रीडिंग है, हु वांट्स टू बी ए कॉस्मोपॉलिटियन, रीडिंग फ्रॉम द कंपोजिट कल्चर। मतलब ये अभी मैंने समझा दिया, फिर से समझ लो। आपकी कल्चर फॉर्म थ्रू ब्लेंडिंग मल्टीपल ट्रेडिशन एंड इन्फ्लुएंस, मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ के भी कल्चर को उठाओ, वहाँ के भी कल्चर को उठाओ, सारे कल्चर को समझ के एक मिक्स हाइब्रिड कल्चर बना दो, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। और हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट दिखाया तो रिजल्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ इंटरेक्शन अमंग डाइवर्स ग्रुप्स। कॉस्मोपॉलिटियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो आप समझ सकते हो, लोकल कॉस्मोपॉलिटिशियन मतलब जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, और कल्चरल हाइडेंटिटी जो कि ट्रेडिशंस जो कि न्यू कल्चर फॉर्म्स में हो रही है, मतलब जो नए-नए कल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो हो गया, ठीक है? और ये सब ऐसे हो रहा है, ग्लोबल चीज़ों को आप अडॉप्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, ये सब चीज़ें हैं। लैंग्वेज में बात की जाए तो हिंग्लिश लैंग्वेज जो है आजकल सबको मालूम है ट्रेंड में है। ट्रेंड में क्या है, मतलब हिंग्लिश लैंग्वेज अब एक प्रॉपर कीबोर्ड में भी लिख के आने लग गया है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश का फ्यूज़न है जो कि पॉपुलरली यूज़ होते जा रहा है। तो ये तो ट्रांसफ़ॉर्म ही हो रहा है ना कल्चर, तो ये कॉस्मोपॉलिटन हो रहा है, क्योंकि पहले हिंदी था और इंग्लिश था, उसको मिक्स करके आप इंग्लिश बना दिए और इसमें आप इज़िली बात कर रहे हो, सभी लोग इसमें कंफर्टेबल भी हैं। तो ये कल्चर बना लिया आपने, ये एक नया हाइब्रिड कल्चर बना लिया आपने, ठीक है? कुज़ीन में चिकन टिक्का मसाला एग्ज़ाम्पल ऑफ इंडियन ब्रिटिश कुलिनरी फ्यूज़न हो गया। मसाला हमारे यहाँ का है, चिकन टिक्का उनके यहाँ का है। तो समझ रहे हो? मिक्स कर दिया इन्होंने उसको। तो इसमें चैलेंज एंड क्रिटिक्स की बात की जाए तो इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। रिस्क ऑफ डाइल्यूटिंग द कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर ग्लोबल अपील, इनइक्वालिटी इन एक्सेस, नॉट ऑल द ग्रुप्स बेनिफिट इक्वली फ्रॉम द कॉस्मोपॉलिटिक्स, सभी लोग नहीं मानते इन चीज़ों को। तो कंक्लूजन की बात की जाए तो यही है कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कल्चर एंड एवरीडे लाइफ, डेली एक्शंस शेप करते हैं आपके कल्चरल नॉर्म्स को। डीप रूटेड है हमारा इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, डाइवर्सिटी और अडेप्टेबिलिटी है। उसका जो भी मल्टीप्लिसिटी है इंडियन थॉट्स की, वो एम्फेसिस करती है हर चीज़ को समझने में, उसके बाद उसको समझती है। और कंपोजिट कल्चर मतलब कि हर डाइवर्स फील्ड ऑफ कल्चर को समझना और उसको सिंथेसाइज करना, ये सब हो गया। रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन है जो कि एक्सेलरेट करता है कल्चरल एक्सचेंज को, जहाँ से आप समझ रहे हो कि कैसे जो आज के टाइम पे है, वो ग्लोबलाइजेशन जो है मतलब इजीली आप अडेप्ट कर रहे हो, दूसरे कल्चरल एक्सचेंजेस जो है हो रही हैं, मतलब लोगों के कल्चर एक्सचेंज हो रहे हैं। कोई दूसरा, आजकल ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सोशल मीडिया है, तो इन सब के थ्रू जो है कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो यही सब चीज़ें हैं। और फिर नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन एंड चेंज मतलब बैलेंसिंग ट्रेडिशन विद इनोवेशन इन कल्चरल प्रैक्टिसेस, कैसे आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे योगा है, पुराना कल्चर है, बीच में जिम करते थे आप लोग, फिर योगा में आप लोग आ चुके हो, घर पे कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो जो आपके उस कल्चर को बचाए हुए, या फिर किसी के घर की कोई रिचुअल है, वो बंदा घर से बाहर चला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो आप, पूजा ही ले लो, कई प्रकार की पूजा होती है, किसी स्टेट की कोई पर्टिकुलर फेमस फेस्टिवल होता है, तो या फिर कुछ वो लोग चले गए होते हैं अपने स्टेट से बाहर, स्टिल दे डू दैट पूजा जहाँ पे भी वो होते हैं वहाँ पे, तो उस टाइप से वो मेंटेन कर रहे हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके। जैसे कि छठ पूजा का एग्जांपल ले लो, अमेरिका तक में हो रहा है, दुनिया के हर कोने में हो रहा है, जहाँ पे बिहार के लोग होते हैं वो उस पूजा को करते हैं, जहाँ पे होते हैं वो वहीं पे कर रहे होते हैं। अब पास में नदी नहीं होती है तो लोग टब या फिर ऐसा कुछ इंतजाम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो कर पाए उसको। मतलब वो इनोवेशन के थ्रू अपने कल्चर को बचा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि उनका कल्चर प्रिजर्व रहेगा और आगे कंटिन्यू होगा। तो एग्जाम्पल समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है? अब यहाँ पे की टेक अवेज़ ले लो, अब ये आपका वीडियो खत्म होता है यहीं पे। की टेक अवेज़ में यही है कि कल्चर जो है इंटीग्रल पार्ट है आपको सोसाइटी को समझने का। इससे आप इन्फ्लुएंस होते हो और आपके एवरीडे लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं।
इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, स्पिरिचुअल है, डेप्थ है, फिलॉसफी है, मल्टीप्लिसिटी और कॉन्टेक्चुअलिटी भी है। यहाँ हमारे यहाँ वो जो वे ऑफ थिंकिंग है वो कॉन्टेक्स्ट को देख के होती है, ना कि सिर्फ फॉर्मल लॉजिक पे होती है। हमारा कंपोजिट और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर भी रिफ्लेक्ट होता है इजीली, जैसे कि पनीर टिक्का का एग्जांपल दिया, चिकन टिक्का का एग्जांपल दिया। उसके बाद बहुत चीज़ों का एग्जांपल दे सकते हो, इंग्लिश का दे सकते हो। तो इस टाइप से हमारा कल्चर जो है कंपोजिट भी है, इजीली अडैप्ट कर लेता है दूसरी चीज़ों को भी, ठीक है? तो ये सब मेजर की टेकअवेज़ थी इस यूनिट से। आप इस यूनिट को अच्छे से समझ लेना, ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। सेकंड यूनिट के नोट्स मतलब इसी टाइप से हर यूनिट के आपके नोट्स होंगे और हर एक वीडियो भी मिलेगी आपको। ये तो आज पहला यूनिट था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैंने बहुत ज़्यादा डीप डाइव तो नहीं किया, वो तो इतना पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में इतना डीप डाइव जाऊँ। बट ओवरऑल आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप समझ भी गए होंगे और ऐसा नहीं है कि हवा-हवाई मैंने किया है। मैंने प्रॉपर कोशिश की है आप चीज़ों को समझाऊँ आपको, ईज़ी एग्ज़ाम्पल दे कर के। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि नेक्स्ट यूनिट की जो वीडियो आएगी, वो आपको नोटिफ़ाई हो जाएगी। और कोई भी डाउट आ रहा हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। इसका नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हो बट ये नोट्स फ्री नहीं होंगे ऑब्वियसली, ये पेड होंगी नोट्स, ठीक है? तो आप उसको पेमेंट करके आप ईज़िली आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे नोट्स भी पढ़ सकते हो खुद से या फिर रिवीजन के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है? और नेक्स्ट जो है सिलेबस में आपका मैं बता दूँ, नेक्स्ट यूनिट जो है सस्टेनेंस एंड बियॉन्ड, चाय, कॉफ़ी एंड पान, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये होगा। तो हम लोग इसको भी जल्द ही आपको उपलब्ध कराएँगे इसकी वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।